हेलो दोस्तों, मैं अपनी उस सहेली की बात कर रही हूँ, ट्रेनी डॉक्टर की, कोलकाता के निर्भया की, जो बहुत बहादुर थी। वो अपनी अंतिम सांसों तक लड़ी, लेकिन लड़ते लड़ते थक गई। वो जिसका जख्मों से भरा जिस्म और शरीर से बहता खून। कोलकाता की निर्भया के साथ दरिंदगी के 40 मिनट की खौफनाक कहानी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल हुए होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी घायल, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के हिस्से आई। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहाँ करीब आधे घंटे तक रुका भी था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुँचा, लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला था और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया था। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में मेरी सहेली ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली। हर जख्म की अलग कहानी थी। जब यह लिस्ट कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हम जख्म की कहानी की तरह सुना दें तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए मेरी सहेली जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में रही। घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो वहशी उसे नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आँखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वह होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोंटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका भी एहसास नहीं था। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसके आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की वजह यही थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। उसने आखिर क्यों किया मेरी सहेली का कत्ल? वो तो किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करती थी। उसका सपना था सिर्फ एक नेक डॉक्टर बनना, और बहुत मेहनत करती थी वो इस सपने को पूरा करने के लिए। पर उसके साथ उस आरोपी, उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो मेरी सहेली को हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने लाने के लिए आरोपी की पूरी कहानी सामने लानी ज़रूरी थी। इसलिए मैं आप सब तक यह कहानी पहुंचा रही हूं। खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिनों पहले तक कोलकाता पुलिस वॉलंटियर था वो आरोपी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की उसकी रूटीन कुछ यूँ थी
5 अगस्त को वो खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में आरोपी कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में वो पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ था। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती थी। अक्सर पुलिस बैरक में रुका करता था वो। कुछ वक्त के बाद उसे वहाँ से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फ़िलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो केपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चूँकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फ़ायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था वो। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां वो कुल 3 थे। मरीजों को दाखिल कराने के पैसे लेता था। सलवा में 3 दिन तक रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजी कर हॉस्पिटल गया। वो अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के लिए उनके नाम पर एक दलाल की तरह पैसा भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं गया, मरीज की मदद के लिए आया था। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे वो वापस आरजी कर अस्पताल पहुंचा। वहां वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज की एक्सरे कराने में मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। गुनहगार फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती करवाया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहाँ दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद वह कातिल उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे देता है। वो तीमारदार अब अस्पताल से निकल जाता है। नशे में लड़खड़ाता सेमिनार हॉल तक पहुंचा है वो। अब रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में मुजरिम फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता वो उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नज़र मेरी सहेली पर पड़ती है, जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद वो सो रही थी। शराब का नशा पहले से था, ऊपर से 3री मंजिल सुनसान। सेमिनार हॉल में भी और कोई नहीं था। 3 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने पहुंची थी वो डॉक्टर। दरअसल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टर के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए। चूँकि उस वक्त मेरी सहेली के पास कोई काम नहीं था और वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फ़ैसला किया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर
सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता था और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां लगी होती थीं। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब दरिंदा उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर मेरी बहादुर सहेली खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कर पाई। मुजरिम करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हुए थे। वारदात के बाद पुलिस बैरक में जाकर सोया कातिल। अब कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक जाकर बेफिक्र सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल से उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहाँ उसकी नज़रों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। अर्धनग्न हालत में मिली थी डॉक्टर की लाश। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था। साथ ही एक ब्लूटूथ नेकबैंड। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे, पर नीचे के नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्तों पर लगे हर कैमरों को बारीकी से चेक किया जाता है और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता हुआ कातिल नज़र आता है। सीसीटीवी फुटेज से मिला पहला सुराग। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब कातिल सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो सुबह करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब गले में नेकबैंड नहीं था और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर मेरी सहेली की लाश के साथ पुलिस को एक नेकबैंड मिला था। शायद भगवान ने सबूत के तौर पर उस नेकबैंड को वहाँ रखा हो। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि कातिल अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता था और ब्लूटूथ नेकबैंड ने ख़त्म की शक की गुंजाइश। फ़ौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए कातिल को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए उसे थाने लाया जाता है, पर उससे पूछताछ से पहले ही ब्लूटूथ नेकबैंड अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला वो ब्लूटूथ नेकबैंड बड़ी आसानी से मुजरिम के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड उस कातिल का ही है। कोलकाता पुलिस कातिल की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है। लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कद काठी को देखते हुए कातिल का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि मेरी सहेली जूनियर डॉक्टर को गुनहगार अकेला एक ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी थे। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उसने जूनियर डॉक्टर और कातिल दोनों की डीएनए सैंपल लैब में भेज दिए हैं।
अगर जूनियर डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करने वाले लोगों में उस कातिल के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। अब हमें इंतज़ार है कि कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कब तक मिलेगा। वो बहुत हिम्मती थी, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी अंतिम सांसों तक लड़ी वो, लेकिन लड़ते लड़ते थक कर हमेशा के लिए सो गई वो। इस बहादुर बेटी को हमें जिताना होगा, उसे इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि अपनी अंतिम सांसों तक लड़ी है वो। आज मेरी सहेली के साथ पूरा देश खड़ा है। हम सब मिलकर इंसाफ दिलाएंगे देश की बिटिया को, देश की बहादुर निर्भया को, अपनी बहन को, एक लेडी डॉक्टर को। आप सब बताएं, क्या आप सभी इस जंग में साथ देंगे? उसे इंसाफ मिलेगा और आप सब मिलकर दिलाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।